फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता सचदेवा आज जड़ों द्वारा जल अवशोषण की क्रिया को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पौधों में जो जड़ें रहती हैं इसमें छोटे छोटे मूलरोम पाए जाते हैं इस तरह के, और ये सब मूलरोम जो हैं रूट हेयर यूनिसेलुलर रहेंगे। ये इसके रूट हेयर है और रूट की ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी करने पर आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगी वो आपकी एपिब्लेमा या इसे मूलधर स्तर भी कहते हैं। इसी में ये कुछ सेल्स बाहर की ओर बढ़कर यूनिसेलुलर रूट हेयर बनाती हैं। यही मिट्टी के कणों के चारों उपस्थित कैपिलरीज वाटर को केश के जल को अवशोषित करती हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र करके कॉर्टेक्स नेक्स्ट लेयर जो पाई जाएगी, जो मल्टी सेलुलर लेयर रहेगी और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई लेयर रहती हैं। इस बल्कुट लेयर या कॉर्टेक्स लेयर में ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। यहाँ से वाटर पास होता हुआ आपकी एंडोडर्मिस लेयर, फिर पेरिसाइकिल और जाइलम तक पहुँचता है। जाइलम वाहिनियाँ जो हैं प्लांट्स में एक ट्यूब की तरह काम करेंगी और यहाँ से पानी ऊपर जाएगा। जल अवशोषण की इस पूरी क्रिया को समझने के लिए इसके कुछ डेफिनेशन हैं, वो पहले पढ़नी ज़रूरी रहती है। जैसे आपका रहेगा परासरण, सबसे ऑस्मोसिस, जो क्रियाएं जल अवशोषण क्रिया में भाग लेती हैं, जिन क्रियाओं की सहायता से वाटर एब्सॉर्प्शन प्रोसेस रहेगा उसमें से आपका रहेगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। परासरण क्रिया कैसी रहेगी? जब हम दो अलग अलग कंसंट्रेट वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। इसमें दो सॉल्यूशन ले लीजिए, एक आपका या तो प्योर वाटर भी ले सकते हैं, ये आपका विलायक की तरह काम करेगा, और वन साइड में यदि शुगर सॉल्यूशन लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन हाई रहेगी इसके कंपैरिजन में, और बीच में दोनों को क्या करते हैं, यह आपका सॉल्वेंट रहेगा या विलायक, और इधर जो सॉल्यूशन है इसमें आपके शुगर मिला हुआ है जो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। इसकी कंसंट्रेशन हाई है इसके कंपैरिजन में, तो ये लो कंसंट्रेशन, और इसकी कैसी है हाई, और दोनों को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब सेपरेट किया जाता है, मेम्ब्रेन से, तो परासरण क्रिया में हमेशा ही विलायक के अणुओं का बहाव लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा, और ये तब तक बना रहेगा जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। तो परासरण क्रिया जल अवशोषण की क्रिया में एक मुख्य क्रिया रहती है। जब दो सांद्रता वाले विलयन को हम क्या करेंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग करते हैं, जिसमें से एक की कंसंट्रेशन लो और हाई रहेगी, तो जल के अणुओं का बहाव यानी विलायक के अणुओं का बहाव हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर रहेगा। इसके बाद जो आपका परासरण दाब रहेगा, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा, ये भी सॉल्यूट के जो इसमें घुले रहेंगे सॉल्वेंट में उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। यदि किसी सेल में, मान लीजिए किसी सेल में पानी बाहर से जाता है, तो उसमें अंदर बाहर के कंपैरिजन में ये प्लांट सेल की वैक्यूल्स हो गई, बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, और बाहर जो पानी है इसके कंपैरिजन में अंदर की कंसंट्रेशन हाई रहेगी और बाहर की कंसंट्रेशन यदि लो है, तो परासरण क्रिया द्वारा जल जो है लगातार इसके अंदर जाएगा। वाटर के अंदर एंडोऑस्मोसिस क्रिया ये कहलाएगी, अंदर जाने की क्रिया। पानी के लगातार अंदर जाने से
इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, कंसंट्रेशन के, सॉल्यूट के। जितनी कंसंट्रेशन हाई रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ टर्गर प्रेशर जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पानी अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर जो रहेगी कंसंट्रेशन तो लो हो जाएगी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कम हो जाएगा। लेकिन अंदर के पदार्थ जो कोशिका रस है या सेल सेप है, ये सेल की वॉल पर एक प्रेशर डालने लगते हैं और इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर या टीपी कहते हैं। तो अंदर से भित्ति पर वॉल पे जो प्रेशर डल रहा है ये आपका टीपी रहेगा, टर्गर प्रेशर। लेकिन इतना ही सेल अपनी जगह पर बनी रहे, बाहर से वॉल पर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, ये आपका वॉल प्रेशर कहलाएगा। अपनी पोजीशन बनी रहे, एकदम टारगेट कंडीशन में आ जाती है सेल्स जब पानी को लेती है या स्फीति दशा में आ जाती है। इसका मतलब टीपी जो रहेगा वो हमेशा ही किसके बराबर रहेगा, वॉल प्रेशर के इक्वल ही रहेगा। लगातार दोबारा सुन लीजिए, लगातार पानी के अंदर जाने पर अंदर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाने पर यानी ओपी इसका कम हो जाएगा और ओपी कम हो जाने पर टीपी बढ़ेगा। यानी अंदर का जो कोशिका द्रव्य है या रस है वो क्या करेगा, वॉल पे एक लगातार प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिससे सेल्स जो हैं आपकी एक तनाव की स्थिति में आ जाती है, लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि बाहर से एक वॉल प्रेशर भी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जितना यदि किसी सेल का ओपी जो है वो आपका हाई है, यानी कंसंट्रेशन हाई है, ओपी हाई है, तो टीपी इसका कैसा रहेगा, लो रहेगा। लगातार पानी जा रहा है, कंसंट्रेशन लो हो रही है, ओपी लो हो रहा है, तो टीपी इसका कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस के थ्रू आप वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझ सकेंगे। पहला है, दोबारा से देख लीजिए, परासरण क्रिया। परासरण क्रिया कैसी रहेगी, जब दो सांद्रण वाले घोलों को, जिसकी एक की कंसंट्रेशन लो रहे और एक की हाई रहे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमेशा ही लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा और तब तक रहेगा जब तक ये दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, जितनी कंसंट्रेशन हाई रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा। लेकिन वाटर के लगातार अंदर जाने पर यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होने लगेगी। जैसे कंसंट्रेशन लो होगी, साथ साथ जो भी अंदर का घोल है वो वॉल पे एक प्रेशर डालेगा सेल की, और इस प्रेशर को टीपी या टर्गर प्रेशर कहेंगे। यानी टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। यदि ये आपका हाई हो रहा है तो टीपी इसका लो रहेगा, ओपी लो है तो टीपी इसका कैसा रहेगा, हाई रहेगा। अब इसी बेस पे जल अवशोषण की पूरी क्रिया जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले जितनी भी ये सेल्स हैं, चाहे वो रूट हेयर के सेल्स हो, चाहे कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसेकिल है या जाइलम सेल्स हैं, इन सभी सेल्स में वन बाय वन देखें तो अंदर की जो फर्स्ट सेल को ही लेके या रूट हेयर के सेल्स को लेके चले तो इसकी कंसंट्रेशन जो वो है हाई है। यानी ओपी इसका कैसा रहेगा, फर्स्ट कंडीशंस में ओपी हाई रहेगा। अब जैसे ही पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा रूट हेयर में, इसकी कंसंट्रेशन लो होने लगेगी और जो सेल सेप है या कोशिका रस जो है वॉल पे प्रेशर डालने लगेंगे, यानी इसका टीपी जो रहेगा वो हाई होने लगेगा। पानी के अंदर जाने पर धीरे धीरे वाटर एंट्री होने पर रूट हेयर का टीपी हाई होने लगेगा। टीपी हाई होने का मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका लो हो गया।
ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट रहेगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर दोनों के डिफरेंस में ही रहेगा, ओपी माइनस टीपी। डीपी जो आपका डीपीडी है वो किसके इक्वल रहेगा, ओपी माइनस टीपी के। जैसे जैसे वाटर इसके अंदर गया, इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो गई है, लो, और टीपी प्रेशर कैसा हो गया है, बढ़ गया है। ये अपनी पूरी तनाव की स्थिति में आ जाएगी। देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होना ही इसका सक्शन प्रेशर भी होगा, यानी जितना ओपी हाई होगा, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये भूमि से जल अवशोषण की क्रिया को और तेज़ी से करेंगे, इसका सक्शन प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ये पूरी जो आप क्रिया पढ़ रहे हैं, ये आप सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अवशोषण, क्योंकि एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन है, एक एक्टिव रहेगा और एक पैसिव रहेगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शंस में दो क्रियाएं रहेंगी, एक परासरणीय और दूसरी रहेगी अपरासरणीय। तो ये परासरण क्रिया द्वारा हो रही है, तो ये परासरणीय क्रिया कहलाएगी। और दूसरा अपरासरणीय क्रिया में एटीपी के थ्रू एनर्जी खर्च करती हैं। उस कंडीशन में जब बाहर की कंसंट्रेशन हाई रहती हैं, तब बाकी सेल्स वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अपनी एनर्जी को खर्च करके तब वो पैसिव एब्जॉर्प्शन करती हैं। यहाँ पर ये आपका सक्रिय अवशोषण वो भी परासरण क्रिया द्वारा रहेगा, और अपरासरणीय क्रिया में वो आपका कैसा रहेगा, एटीपी खर्च करके होगा। और पैसिव एब्जॉर्प्शन जो रहेगा, उसमें जिस समय भूमि में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो और ऊपर से बाष्पोत्सर्जन तेजी से हो, तो वो तेजी से पानी ऊपर खींचता है और अपने आप एंट्री लेता है। ये पूरी क्रिया आपके परासरण ऑस्मोसिस की थ्योरी के थ्रू हो रही है, तो ये परासरणीय एक्टिव एब्जॉर्प्शन रहेगा। सेल्स में मूलरोम बता दिया है, कंसंट्रेशन स्टार्टिंग की हाई होगी, यानी डीपीडी हाई होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, तो एंडोऑस्मोसिस से पानी लो कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ जाएगा, इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, लेकिन टीपी हाई हो जाएगा। अब ये टारगेट कंडीशन एकदम फूली अवस्था में आ जाती है। इसका अब आपका सांद्रता कम हो गई है, लेकिन कॉर्टेक्स सेल्स की क्या है, अभी भी ऑलरेडी कैसा है, इसका आपका ओपी हाई है और टीपी लो है। तो वाटर जो है अब फिर यहाँ से लो कंसंट्रेशन से किस में जाएगा, हाई कंसंट्रेशन नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। जैसे ही पानी इसमें आएगा, ये अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ जाएगी, मूलरोम सेल, रूट हेयर सेल्स, यानी रूट हेयर के पानी के निकलते ही इसका टीपी आपका दोबारा से फिर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई, फिर पानी लेने लगेगी। इस तरह जैसे ही पानी इसमें जाएगा, दोबारा से इसका कैसा हो रहा है, फिर इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। यहाँ पे इसका कैसा रह जाएगा, लो हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पानी के जाते ही ओपी लो, और टीपी इसका कैसा हो जाएगा, हाई, वाटर एंट्री के बाद ही, यानी पानी इसने ले लिया, लेने के बाद अब इसी तरह ये नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। पूरी प्रोसेस बस आपकी ओपी और टीपी पर ही डिपेंड करेगी, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पर डिपेंड करेगी। इस तरह ये 1 बाय 1 कॉर्टेक्स सेल्स से वाटर होता हुआ आपकी एंडोडर्मिस सेल्स में जाएगा। एंडोडर्मिस सेल से पैसिव सेल से होता हुआ ये जाइलम सेल में पानी एंट्री ले लेता है। जाइलम सेल्स जो हैं प्लांट्स के तने में, रूट से तने से कनेक्टेड रहेगा। ये रूट का जाइलम है। यदि पाइपलाइन अंदर की, ये जाइलम वेसल्स, और ये आपकी स्टेम या तने के जाइलम रहेगा। मूल रोम से, रूट हेयर से वाटर जो रहेगा वो आपकी एंट्री लेगा, यहाँ से जाइलम वेसल्स में पानी आ जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में ये सारी कॉर्टेक्स सेल्स एक पंप की तरह कार्य कर रही हैं, क्योंकि एक की कंसंट्रेशन जब स्टार्टिंग में हाई है
तो लो हो जाती है पानी लेने के बाद, तो वो नेक्स्ट को दे देता है, फिर पीछे से लो हो जाती है, फिर पीछे से लेने लगता है, और ये वाली सेल्स की लो हो जाएगी, फिर ये इसको दे देगा। तो पूरी प्रोसेस में कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं एक पंप की तरह कार्य करती हैं, जिससे एक प्रेशर डेवलप होता है और पानी जो है कुछ दूरी तक अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। ये प्रेशर आपका कौन सा कहलाएगा? रूट प्रेशर कहलाएगा या आपका मूल दाब कहलाता है। मूल दाब के कारण कुछ दूरी तक पानी, लगभग 2 मीटर तक तो पानी ऊपर अपने आप चढ़ जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो बड़े प्लांट्स रहते हैं या ऊंचे पौधे रहते हैं, वहाँ पर जब तक परासरण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव नहीं होगा या आपका ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। रसारोहण क्रिया के अंतर्गत उसे एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें पानी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये केवल आपकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। दोबारा से देख लीजिए, पूरी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में सिर्फ एक ही 2 क्रिया चल रही है। ऑस्मोसिस सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, और कंसंट्रेशन प्रोसेस में हर सेल की कंसंट्रेशन हाई है, और पानी जो है एंडोस्मोसिस द्वारा लो से हाई की तरफ ही जाता है। जैसे ही इसमें वाटर जाएगा, यहाँ के कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, लेकिन कंसंट्रेशन लो होते ही टीपी इसका कैसा रहेगा? हाई हो जाएगा। ये तनाव की स्थिति में आ जाएगी। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल्स की, उतना सकिंग प्रेशर जो रहेगा वो इसका सबसे ज़्यादा रहेगा। और इस प्रोसेस में कैसा रहेगा? पूरी ही प्रोसेस में लो एंड डाउन होते हुए कम से ज़्यादा पूरी प्रोसेस में काम करेगा। सबसे ज़्यादा कॉर्टेक्स सेल्स एक चेन की फॉर्म में और एक प्रेशर डेवलप होते हुए पंप की तरह काम करते हुए वाटर को आगे की तरफ पुश करेंगी, और पानी जो होगा वो जाइलम सेल तक पहुंच जाएगा। बार बार बता रहे, ये परासरणीय अवशोषण है, वो भी एक्टिव का, पैसिव का नहीं। अपरासरणीय क्रिया में रूट सेल्स जो करती हैं वो एटीपी को खर्च करती हैं और फिर पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। थैंक यू।